आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। हम लोग सेकेंड ईयर के लिए इन्फ्लामेशन टॉपिक को लेकर आ चुके हैं, जो अपन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के वीडियो नंबर 3 होने वाला है। मैं टोटल चाहे कोई भी टॉपिक बताऊं, वीडियो आपका सीरियल चलेगा, जिससे आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होगा। प्लेलिस्ट भी बना दिया हूं, प्लेलिस्ट भी आपको सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के आपके 24 से 25 का ईयर करके दिया गया है। आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप किसी भी ईयर के हैं देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो प्रॉपर होता है ना बैच हर एक साल के लिए, वो साल के लिए कहा जाए तो 24 से 25 है। बाकी आप किसी भी ईयर्स के हैं देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि न कॉन्सेप्ट बदलेंगे, न चीज़ें बदलेंगी, न सिलेबस बदलेंगी, सिर्फ ईयर बदलेंगे, साल बदलेंगे। ठीक है, चलिए सेकेंड ईयर का है और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 जो कि पहला सब्जेक्ट होता है। तो चलिए सप्ताह की पहले दिन शुरू करते हैं। इन्फ्लामेशन एक ऐसा आपका मैटर है जिसको हम लोग हिंदी में सूजन बोलते हैं। इन्फ्लामेशन पूरे सेकेंड ईयर में हजारों बार नहीं, कई बार पढ़ेंगे, तय जितना बार पढ़ेंगे उतना बार कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन का जिक्र होगा ही होगा। तो इन्फ्लामेशन पूछता भी है डायरेक्टली एग्ज़ाम में, और इन्फ्लामेशन औरों क्वेश्चन को समझने के भी आसान करता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इन्फ्लामेशन को परिभाषा देखिए, डिफिनीशन सूजन की। इन्फ्लामेशन की परिभाषा क्या होती है? देखिए, इन्फ्लामेशन जो होता है यह शरीर की एक रक्षात्मक प्रक्रिया है, जो किसी चोट, संक्रमण या हानिकारक के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया होती है। इसका उद्देश्य हानिकारक तत्वों को खत्म करना और ऊतकों की मरम्मत करना है। देखिए, इन्फ्लामेशन जो होता है इसे रक्षात्मक प्रक्रिया क्यों कहा गया है? क्योंकि जैसे मान गए आपको चोट लग जाता है, आपको बॉडी में संक्रमण आ जाता है, या फिर किसी भी चीज़ से आप टच में आ जाते हैं, जैसे कोई केमिकल पदार्थ के टच में आ जाते हैं, तो उस बॉडी पार्ट में जहां आपका ये चीज़ है, चाहे संक्रमण है या चोट लगा है या आप किसी हानिकारक चीज़ के संपर्क में आए हैं, एक्सपोजर में आए हैं, तो वो अपना रिएक्ट दिखाता है। आपका जो सेल है, कोशिका है, वो अपना रिएक्ट दिखाता है और वहाँ पे कुछ प्रतिक्रिया होती है। और ये प्रतिक्रिया इसलिए होती है ताकि उस चीज़ के प्रति, जो चीज़ आपका प्रॉब्लम कर रहा है, उस चीज़ के प्रति जो है ऊतक अपना जो नेचर है कि ख़राब टिश्यू को बाहर करता है और मरम्मत करता है, उसके लिए प्रोसेस शुरू हो जाता है। यानी एज फॉर एग्जांपल समझिए, आपको चोट लग गया। अब चोट लग गया तो यह चोट क्या बताता है कि भाई आपको नुकसान हो चुका है। अब हम यहाँ से प्रोसेस, आपके टिश्यू का नुकसान पहुँच चुका है चोट लगने के बाद। लेकिन वो धीरे धीरे इन्फ्लामेशन क्या करता है कि अपने प्रोसेस में, रिकवरी प्रोसेस में जाता है, स्टेप बाय स्टेप। आप देखेंगे भी कि इन्फ्लामेशन का प्रोसेस कैसे स्टेप बाय स्टेप होता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि चोट लगने के बाद घाव बन जाता है, लेकिन जब हम ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं तो घाव धीरे धीरे अपने हीलिंग की तरफ होता है, भरने की तरफ होता है, यानी ठीक होने की तरफ होता है। अब मान लीजिए आपके बॉडी में कहीं सूजन ना हो, इन्फेक्शन हो गया, कुछ पता नहीं चले, तो क्या वो चीज़ें आपको लक्षण नहीं दिखेगा तो आप उसके प्रति एक्टिव होंगे, और एक्टिव नहीं होंगे तो ठीक नहीं होगा, और अंदर ही अंदर वो समस्या पैदा कर देगा। तो कहीं ना कहीं ये जो इन्फ्लामेशन होता है, चाहे वो चोट के कारण हो, संक्रमण के कारण हो, या किसी भी हानिकारक चीज़ों के एक्सपोजर में आने के कारण हो, हमारा बॉडी हमारा उस जगह पे क्या करता है, प्रतिक्रिया दिखाता है, रिएक्शन दिखाता है। और इसका उद्देश्य यही होता है कि जो भी हानिकारक तत्व है, जहाँ पे चोट लगा है, जला है, कटा है, इसे हमें अब ख़त्म कर मरम्मत करना है। तो यही अपन इन्फ्लामेशन होता है। बात समझ गए? इन्फ्लामेशन आपको चोट के कारण भी हो सकता है, संक्रमण के कारण भी हो सकता है, और किसी हानिकारक चीज़ों के संपर्क में आने से भी आपके बॉडी में कहीं भी ये चीज़ें सूजन वगैरह हो सकता है, जिसे इन्फ्लामेशन कहते हैं। इन्फ्लामेशन रक्षात्मक प्रकृति का इसलिए होता है क्योंकि यह जो है शुरू होने के साथ ही अपने आगे के स्टेप, रिकवरी स्टेप में प्रोसेस शुरू हो जाता है, इसका ठीक करने के स्टेप में आगे बढ़ जाता है। बात समझ रहे हैं? अब आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, ये जो इन्फ्लामेशन होता है इसका एक पहलू है। आप कैसे पहचानेंगे कि आपका किस बॉडी पार्ट में इन्फ्लामेशन हुआ है? तो इन्फ्लामेशन का एक पहचानने का सबसे बड़ा टेक्निक है कि इसके सफिक्स जो होता है ना, प्रीफिक्स नहीं, सफिक्स। प्री मतलब पहले लगता है, सफिक्स मतलब बाद में। तो सफिक्स जो होता है, जैसे एज फॉर एग्जांपल अपेंडिक्स है,
अपेंडिक्स, यह अपेंडिक्स है, ठीक है। लेकिन कभी कभी देखते होइएगा अपेंडिक्स में लोग कहते हैं अपेंडिसाइटिस हो गया है, इसको अपेंडिसाइटिस हो गया है। यानी अपेंडिसाइटिस का मतलब होता है कि अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन, अपेंडिक्स का सूजन, समझ रहे हैं। जैसे गैस्ट्रिक से ही गैस्ट्राइटिस बनता है, तो गैस्ट्राइटिस बताता है पेट के अंदरूनी हिस्सों में इन्फ्लामेशन। तो ये इन्फ्लामेशन का पहचानने का एक तरीका बताया गया कि जिस भी वर्ड के लास्ट में अगर आइटिस लगा होगा वह इन्फ्लामेशन को दर्शाएगा। जैसे यहाँ पे अपेंडिक्स है, ठीक है, हम इस IX को हटाकर आइटिस अगर लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, अपेंडिसाइटिस बन जाएगा, ठीक है ना, अपेंडिसाइटिस बन जाएगा। अगर हम इस अपेंडिक्स में आइटिस को जोड़ देंगे तो अपेंडिसाइटिस बन जाएगा। और यह अपेंडाइटिस जो होता है यह अपेंडिक्स के इन्फ्लामेशन को बताता है, ठीक है। अगर अर्थराइटिस, अर्थो से अर्थराइटिस बनता है, समझ गए। यानी जैसे यह जो है अर्थो है, ठीक है, अर्थो मतलब हड्डी होता है, लेकिन इस ओ को हटाकर हम इसे अर्थराइटिस आइटिस लगा दिए, आइटिस लास्ट में हम आइटिस जोड़ दिए। इसका मतलब है कि यह बन गया हड्डी का इन्फ्लामेशन, अर्थराइटिस, समझ रहे हैं ना। यह आइटिस ही सबसे बड़ा इन्फ्लामेशन का पहचानने का जरिया है। जैसे एस्टोमेटाइटिस यानी मुंह का इन्फ्लामेशन, जहाँ भी आइटिस आ जाएगा और उस जगह को हम पहचान लिए कि ये फलाना जगह है, हम उसका इन्फ्लामेशन बता देंगे आइटिस लगाकर, समझ रहे हैं। जैसे गैस्ट्रिक हो गया, हम इस गैस्ट्रिक में सी को हटा देंगे, क्या बना देंगे, गैस्ट्राइटिस ITIS ए लगा देने से यह बन जाता है गैस्ट्राइटिस, यानी पेट के अंदरूनी हिस्सों में इन्फ्लामेशन। प्लूराइटिस, प्लूरल से बना प्लूराइटिस, जैसे प्लूरल, ठीक है, प्लूरल से हम लोग बना दिए प्लूराइटिस यानी फेफड़ा के बाहरी परतों में इन्फ्लामेशन। तो यह जहाँ भी आइटिस दिखा लग जाए समझ जाइएगा यह इन्फ्लामेशन को बता रहा है। और इन्फ्लामेशन क्या होता है कि वह चोट के कारण भी हो सकता है, वह संक्रमण के कारण भी हो सकता है, या अन्य चीज़ों के एक्सपोजर होने के कारण भी हो सकता है। बात समझ गए। अब चलिए इसके कारण को देखते हैं। तो आइटिस आप लोग समझ गए, एग्जाम्पल में दे दीजिएगा कि सफिक्स में आइटिस लगा हो तो हम पहचानेंगे कि यह इन्फ्लामेशन है। एग्जाम्पल में जो मैंने गैस्ट्राइटिस वगैरह बताया वो लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आता है कि भाई किसी भी चीज़ के होने के पीछे का रीज़न होता है, कारण होता है। कारण में यहाँ भी कारण है, इन्फ्लामेशन का भी कारण है। क्या कारण है, मैंने जैसे बताया कि संक्रमण, तो संक्रमण भाई जो मैंने बताया कि संक्रमण, तो संक्रमण होने का तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरियल संक्रमण, वायरस संक्रमण, फंगस संक्रमण, कुछ भी, ठीक है ना। जैसे डर्माटाइटिस, डर्मा का जो इन्फ्लामेशन होगा डर्माटाइटिस होगा, और जो स्किन का होता है ज़्यादातर फंगस के कारण होता है, पता है ना, दाद खाद खुजली, तो डर्माटाइटिस, डर्मा से डर्माटाइटिस बना है, ठीक है ना। तो बेसिकली संक्रमण का कारण बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगस हो सकता है, जिसके कारण संक्रमण से इन्फ्लामेशन होगा। आगे बढ़ते हैं चोट। अब चोट में जाहिर सी बात है कि भाई फिजिकल इंजरी होगा, एक्सीडेंट कर गए, जल गए, कट गया, ठीक है ना। तो ये सब जो है फिजिकल इंजरी में ये सारा रीजन बन सकता है जिससे आपका बॉडी में टिश्यू डैमेज होता है। क्योंकि इन्फ्लामेशन बॉडी में तभी होगा जब टिश्यू क्षतिग्रस्त होगा, डैमेज होगा, कटेगा, फटेगा, समझ गए ना। आगे देखिए, आगे है रासायनिक उत्तेजना, केमिकल इरिटेंट्स। अब कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसे केमिकल के संपर्क में आने से भी, जैसे आपका तेजाब हो गया, संपर्क में आने से इरिटेशन होने लगता है, जल जाता है स्किन, होता है ना। तो इसी प्रकार से बहुत सारे पावरफुल केमिकल है जिसके संपर्क में आने से इसके सेल जो है डैमेज हो जाते हैं, टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। जैसे एसिड हो गया, अल्कोहल हो गया, बहुत सारे चीज़ है। नेक्स्ट है आपका इम्यून रिस्पॉन्स।
अब हमारे बॉडी में कुछ ऐसे भी इम्यून है, इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यूनिटी सिस्टम, हमारा जो प्रतिरक्षा है वो हमारे सेल के प्रति जो है कभी कभी हमारे खुद के बॉडी के प्रति हानिकारक हो जाता है, हमें बचाता है रोग से, लेकिन कभी कभी वो खुद एक्टिव हो जाता है और इम्यून सिस्टम हमारे ही बॉडी पर हमला करने लगता है। तो कभी कभी ऑटो इम्यून रोग कुछ है जो कि इन्फ्लामेशन का कारण बनते हैं, जैसे ऑटो इम्यून रोग, जैसे रूमेटाइड अर्थराइटिस, बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीज है, जैसे ग्रेविस हो गया। ये सब रोग है जो ऑटो इम्यून होता है, हमारे ही बॉडी हमारे ही ऊपर हमला करने लगता है। जो हमला बाहरी चीज़ों पर करना चाहिए इम्यून को, वो हमारे बॉडी पर ही करने लगता है, और वैसे स्थिति को ऑटो इम्यून रोग कहते हैं, जैसे रूमेटाइड अर्थराइटिस। समझ गए? तो ऑटो इम्यून भी कारण आपको इन्फ्लामेशन का बनता है। ओके, एलर्जी है, किसी किसी रीजन में एलर्जी भी जो है आपको कारण बनता है, परागकण, धूल, एलर्जी प्रतिक्रिया, किसी भी डस्ट से, दवाई से, कुछ भी चीज़ से एलर्जी होते हैं। तो एलर्जी भी जो है आपको, जैसे ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिया के इन्फ्लामेशन, ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस क्या है? एलर्जी के कारण भी हो सकता है आपके ब्रोंकिया में इन्फ्लामेशन हो, ठीक है, बार बार छींकना, जुखाम होना, ये सब। समझ गए ना? तो कहीं ना कहीं एलर्जी भी रीजन बन सकता है। तो रीजन में फिजिकल आपको इंजरी से लेकर इम्यून रिस्पॉन्स, केमिकल इरिटेंट के साथ इन्फेक्शन, ये सब रीजन जो है आपको बन सकते हैं किसका? इन्फ्लामेशन का कॉज। समझ रहे हैं? अब इन्फ्लामेशन के कॉज के बाद एक चीज़ आप दिमाग में रख लीजिए कि इन्फ्लामेशन के कॉज में कुछ से कॉज के बाद आप चूँकि जब कॉज हो गया, जान गए, तो इन्फ्लामेशन को हम पहचानेंगे कैसे कि ये इन्फ्लामेशन है, ये इन्फ्लामेशन ही है, कैसे पहचानेंगे? तो चलिए साइन एंड सिम्टम्स को देखते हैं। इसके कुछ क्लासिकल लक्षण होते हैं, ठीक है ना, इसके कुछ क्लासिकल लक्षण होते हैं इन्फ्लामेशन को, तभी हम उसको कहेंगे। जैसे रूबर, रूबर मतलब होता है रेडनेस, लालिमा, लैटिन नाम है इधर, और इधर हिंदी में, इंग्लिश में नाम है। बॉडी में अगर चोट लगा, अगर कोई भी चीज़ से संपर्क में आए, तो सबसे पहले वहाँ पे रेडनेस होता है, लाल हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे सूजन स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम लोग ट्यूमर बोलते हैं। सूजन उस बॉडी पार्ट पर शुरू हो जाता है। वहाँ पे गर्माहट महसूस होने लगता है, हीट, गर्मी लगना वहाँ पे हो जाता है। वहाँ पे दर्द शुरू हो जाएंगे आपके, और वहाँ पे लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है। तो ये 5 चीज़ें बेस्ट है आपको इसको याद करने के लिए। ये 5 चीज़ें दिमाग में रख लीजिए। यही 5 चीज़ें जो है यही 5 चीज़ें आपको जो है इन्फ्लामेशन को बताता है। तो इसको याद करना है कि जहाँ भी, जिस भी बॉडी पार्ट में रिएक्ट होगा कोई भी चीज़ से, चोट से, इन्फेक्शन से, ऑटो इम्यून रोग से या एलर्जी से, तो लालिमा होगा ही होगा, सूजन होगा ही होगा, वहाँ पे गर्माहट महसूस होगा ही होगा, दर्द लगेगा ही लगेगा, और उस बॉडी पार्ट में कार्य फंक्शन भी प्रभावित होगा ही होगा। तो ये जो है आपके 5 महत्वपूर्ण लक्षण है किसका? इन्फ्लामेशन का। ठीक है, इन्फ्लामेशन होगा तो ये 5 चीज़ जो है आपके होंगे ही होंगे, और यही इन्फ्लामेशन का साइन एंड सिम्टम्स है, ध्यान में रख लीजिए। ओके, अब अपन जो ये इन्फ्लामेशन होता है, सूजन, इसका प्रकार भी होता है। प्रकार कैसे आप तय करेंगे कि भाई क्या क्या प्रकार होता है? देखिए, एक एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है। सबसे पहले समझ लीजिए, आप पढ़ेंगे ना MSN में, बहुत सारे बीमारी आएगा, वहाँ पे 2 तरह के, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट क्रॉनिक, एक्यूट क्रॉनिक बहुत बात होगा। तो एक्यूट मतलब होता है अचानक से हमला करने वाला, और वह थोड़े समय के लिए होता है, ज़्यादा देरी तक नहीं रहता है। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन का मतलब है कि अचानक से, जल्दी से आने वाला इन्फ्लामेशन, और वो ज़्यादा देर तक नहीं होता है, थोड़े समय के लिए होता है, विदिन घंटा से विदिन दिन में आपको ख़त्म हो जाता है। जैसे कुछ घाव, कुछ एलर्जी रिएक्शन, टॉन्सिलाइटिस, ये सब आपको एलर्जी इन्फ्लामेशन है जो आपको थोड़े समय के लिए होते हैं, एक्यूट वाला, अचानक से होने वाला इन्फ्लामेशन। यहीं पर बात करें मैं क्रॉनिक, जो कि लंबे अवधि की होती है, लंबे समय तक ये रहते हैं इन्फ्लामेशन। जैसे आपका टीबी हो गया, ठीक है, अर्थराइटिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, या हेपेटो से बना है हेपेटाइटिस, आइटिस इसके भी लास्ट में है, तो यह लीवर का इन्फ्लामेशन बताता है हेपेटाइटिस। समझ गए ना? तो ये सब आपके लॉन्ग टर्म का बीमारी होता है, चाहे टीबी हो, अर्थराइटिस हो या हेपेटाइटिस हो। समझ गए? तो ये क्रॉनिक होता है जो वर्षों तक रहता है, तो ये क्रॉनिक प्रकार के होता है, इसके लक्षण लंबे समय तक रहते हैं। ठीक है, एक होता है लोकलाइज, स्थानीय इन्फ्लामेशन, स्थानीय सूजन, शरीर के किसी एक स्थान पर यह सीमित रहता है, जैसे फोड़ा होना, चोट लग जाना। तो लोकलाइज मतलब किसी एक ही जगह पर होगा, समझ गए ना बात को।
एक होता है सिस्टमैटिक इन्फ्लामेशन, व्यापक सूजन। इसमें पूरा शरीर प्रभावित होता है। जैसे उदाहरण इन्फेक्शन, ऑटोइम्यून रोग। जैसे ये दो ऐसे रीजन है, सेप्सिस होना या ऑटोइम्यून रोग, यह पूरे बॉडी को आपको प्रभावित करता है। अगर आपके अंदर ग्रेविस हो गया, थायराइड रोग हो गया, तो ये सब आपके पूरे बॉडी को भी जो है प्रभावित। एक थायराइड रोग आपको कई तरह के प्रॉब्लम देता है। तो ऑटोइम्यून वाला रोग तो इन्फ्लामेशन करता है, लेकिन ये पूरे बहुत ज़्यादा बॉडी को प्रभावित करता है। सिस्टमैटिक व्यापक रूप से प्रभावित करता है, और जो लोकलाइज होगा वो थोड़े ही जगह पर प्रभावित करेगा। तो बेसिकली लोकलाइज और सिस्टमैटिक में यही अंतर है। इसमें वैसा समस्या होगा जो छोटे जगहों पर रहेगा, सिस्टमैटिक में वैसा होगा जो पूरे बॉडी को प्रभावित करेगा। तो समझ गए। तो बेसिकली ये तो दोनों निचला उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इम्पोर्टेंट एक्यूट और एक क्रॉनिक, यही दो इन्फ्लामेशन है, याद रखिएगा। ठीक है। और ऊपर में ये भी दो है, इसको भी याद रख लीजिए, लोकलाइज और सिस्टमैटिक। लोकलाइज में किसी चंद जगह पर स्थानीय लेवल पर होगा, सिस्टमैटिक में पूरे बॉडी जो है प्रभावित होता है। ओके, चलिए आगे चल। अब आता है कि भाई अब हम कारण भी जान गए, लक्षण भी जान गए, अब हम इसका टेस्ट डायग्नोस्टिक कैसे करेंगे, निदान कैसे करेंगे। तो निदान करने का भी कुछ तरीके दिए गए हैं। जैसे आपको मान लिया किसी को समस्या होता है, किसी को अगर इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो कैसे पहचानेंगे कि ये किसका इन्फ्लामेशन है। तो सबसे पहले निदान में हम लोग कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट में जो है आपका सीबीसी होता है, ईएसआर होता है, सीआरपी होता है। तो ईएसआर बेसिकली इन्फ्लामेशन को बताता है, इन्फेक्शन को बताता है कि इन्फेक्शन कितना ज़्यादा है। तो सूजन की गंभीरता जानने के लिए ब्लड का टेस्ट करते हैं हम लोग। एक्सरे, एमआरआई प्रभावित क्षेत्रों को देखने के लिए, अगर आर्थराइटिस वगैरह है तो वहाँ पे देखते हैं कि हड्डी में कोई खराबी वगैरह तो नहीं हुआ है, तो एक्सरे एमआरआई किया जाता है। फेफड़ा को भी अगर देखना है तो कर सकते हैं, समझ गए ना। तो बहुत सारे चीज़ें, अल्ट्रासाउंड भी करते हैं लीवर को देखने के लिए। वहीं पर बात करें, बायोप्सी किया जाता है ऊतकों को जांच के लिए। जैसे कैंसर में टिश्यू खराब हो जाता है, ट्यूमर होने लगता है, तो बायोप्सी किया जाता है। तो ऊतकों की जांच के लिए बायोप्सी की जाती है कि सेल ऊतक में क्या कंडीशन है, ठीक है ना। कल्चर टेस्ट किया जाता है, इन्फेक्शन के कारण का पता लगाने के लिए कल्चर टेस्ट किए जाते हैं। तो बेसिकली ये सब टेस्ट है, ठीक है ना, जाँच है। और ये किन उद्देश्य के साथ किया जाता है, इस साइट दिया गया है, बात समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया इसका डायग्नोसिस। ठीक है। डायग्नोसिस में बहुत प्रकार के डायग्नोसिस है, हर एक बीमारी के हर एक कंडीशन के हिसाब से किया जाता है। अब आगे बढ़ूँ तो इसके ट्रीटमेंट, इन्फ्लामेशन का ट्रीटमेंट होता है, ठीक है ना। ट्रीटमेंट में होता यह है कि कुछ मेडिकेशन दिए जाते हैं इन्फ्लामेशन में। जैसे कौन कौन सा दिया जाता है आपके सामने में है, इधर दवाई का नाम है, इधर उपयोग है। जैसे देखिए एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक का काम होता है दर्द को कम करने के लिए। अगर किसी को पेन है, दर्द है, चूँकि हम लोग देखें इन्फ्लामेशन के लक्षण में दर्द है, तो दर्द में एनाल्जेसिक काम करता है। एंटी इन्फ्लामेंट्री ड्रग है, एनसेड जिसे बोलते हैं, यह नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेंट्री ड्रग्स होता है। इसका काम है सूजन को कम करना, जैसे आइबुप्रोफेन, ठीक है, ये सूजन को, दर्द को कम करता है। आगे है एंटीबायोटिक्स, यह एंटीबायोटिक्स का काम है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करना। स्टेरॉयड है जो गंभीर सूजन को कम करता है, ठीक है। तो ये सब दवाइयाँ हैं जिसका अलग अलग काम है, ठीक है ना। इधर एनाल्जेसिक दर्द के लिए, एनसेड सूजन के लिए, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया इन्फेक्शन के लिए, स्टेरॉयड सूजन के लिए, ठीक है। ऊपर से इसका कुछ अलग भी हम घरेलू स्तर पर भी, दवाई के अलावा भी हम कुछ घरेलू, अगर किसी को एलर्जी हुआ रहेगा तो उसको एंटी एलर्जिक, एंटी हिस्टामिन दवाई देते हैं, जैसे सिट्रीजिन हो गया, ठीक है ना। तो मेडिकेशन में भी बहुत सारे ही स्थिति के अनुसार देते हैं। अब आता है घरेलू उपाय, कुछ हम लोग होम रेमेडीज भी कर सकते हैं। होम रेमेडीज में होता क्या है कि अगर किसी को सूजन हो गया तो गर्म या ठंडा का सेकाई करे, आराम दे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाए, ठीक है, हाइड्रेशन रखे व्यक्ति को। अगर ज़रूरत पड़ता है तो सर्जरी भी करना पड़ता है इन्फ्लामेशन में। फोड़े या संक्रमण को निकालने के लिए सर्जिकल इंटरवेंशन भी किया जाता है। अगर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाए, डीपली हो जाए, तो उसको सर्जरी करना पड़ता है। तो सर्जरी भी आवश्यकता के अनुसार संभव होता है। ओके, तो ये हो गया इसका उपचार, और उपचार के साथ में ही चीज़ें ख़त्म हो जाती है। हम क्या पढ़े, इन्फ्लामेशन क्या है, लक्षण चिन्ह क्या होता है, कारण क्या होता है, ठीक है, निदान क्या क्या हो सकता है, और हम लोग जाने इसमें क्या क्या उपचार हो सकता है। ओके, तो आपको इनमें एक चीज़ें और समझना भी चाहिए कि भाई सर्जरी भी ज़रूरी होगा, हो सकता है, मेडिसिन तो चलेगा ही चलेगा। तो एक
हम पढ़े हैं कि अगर प्रबंध करना है तो मेडिसिन, सर्जरी ज़रूरी है तो होगा, और नर्सिंग सब में होगा। तो नर्सिंग प्रबंध भी हम इन्फ्लामेशन में करेंगे। इन्फ्लामेशन तो समस्या है ना, तो भाई नर्सिंग प्रबंध, उसमें नर्सिंग के द्वारा किया जाने वाला प्रबंध नर्सिंग प्रबंध होगा। तो एक इन्फ्लामेशन मरीज के लिए नर्सिंग, जिस भी प्रकार से इन्फ्लामेशन हो उस तरीक़ा से जो है नर्सिंग अपना मैनेज करती है। जैसे मरीज की स्थिति की लगातार निगरानी करना, नर्स का काम है भाई ऑब्जर्व करते रहना हमेशा मरीज का। दर्द और सूजन का आकलन करते रहना कि दर्द कब कैसा हो रहा है, सूजन कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, इसका आकलन करना। दवाओं का सही एडमिनिस्ट्रेशन करना, सही तरीके से दवाओं का देना, सही मरीज को देना। ओके। संक्रमण नियंत्रण का उपाय अपनाना, जैसे हैंड वॉशिंग के लिए बताना, स्वच्छ रखना, बेड बिस्तर सही साफ़ सुथरा रखना। ओके। मरीज को आराम और पोषण देना सही तरीके से, और जल्दी चाहते हैं रिकवर हो जाए तो मरीज को आराम और पोषण काफ़ी अच्छा ज़रूरी है। मरीज और परिजनों को शिक्षा देना कि इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल करे, दर्द में कैसे मरीज को सपोर्ट करे, ठीक है, मरीज के साथ कैसे रहा जाए। तो मरीज और परिजनों को शिक्षा देना ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। समझ गए? चलिए अब एक चीज़ समझ लीजिए, मैंने आपको कंप्लीट इन्फ्लामेशन बता दिया, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि यह एक रक्षात्मक प्रक्रिया है। तो भाई ये रक्षात्मक प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि यह शुरू होने के साथ ही अपने हीलिंग प्रोसेस में भरने की प्रक्रिया में शुरू हो जाता है। यानी जैसे ही चोट लगा, कटा फटा, टिश्यू डैमेज हुआ, वह टिश्यू अपने रिकवरी पोजीशन में चला जाता है और वो रिकवर होने के प्रोसेस शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो चूँकि वो जो इन्फ्लामेशन हुआ है तो कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है, रिकवरी तक कैसे जाता है देख लीजिए। हो सकता है ज़्यादा संभावना इन्फ्लामेशन के प्रोसेस को ही पूछता है कि इन्फ्लामेशन का प्रोसेस बताए। तो प्रोसेस देख लीजिए। प्रोसेस शुरू होता है चोट या संक्रमण की शुरुआती अवस्था, इनिशिएटिव स्टेज होता है, शुरुआती अवस्था होता है। जब शरीर की चोट लगती है या कोई बैक्टीरिया वायरस प्रवेश करता है तो प्रभावित क्षेत्र में ऊतक क्षति होता है। ठीक है। इसे केमिकल सिग्नल भी कहते हैं, जैसे हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। देखिए होता क्या है, यह चोट के साथ, संक्रमण के साथ, जिस भी रीजन से इन्फ्लामेशन स्टार्टिंग वाला होता है, जहाँ पे चोट या संक्रमण की शुरुआती अवस्था होता है। संक्रमण होगा तो प्रभावित अंग होगा, चोट लगेगा, कट जाएगा, फट जाएगा, जल जाएगा तो वो भी प्रभावित अंग होगा। यानी यह स्टार्टिंग अवस्था होता है जहाँ पे चीज़ें संक्रमण या चोट के कारण शुरू होते हैं, वहाँ पे ऊतक क्षतिग्रस्त होते हैं। तो ये पहला, इसीलिए इसे इनिशिएशन कहा गया है, क्योंकि यह जो है इन्फ्लामेशन की प्रोसेस की स्टार्टिंग प्रोसेस होती है जहाँ पे ऊतक क्षति के साथ शुरू होता है। ठीक है। दूसरा प्रोसेस होता है यहाँ पे वैसोडिलेशन। वैसोडिलेशन का मतलब क्या होता है? एक होता है वैसेल्स। वैसेल्स से वैस बना है। वैसेल्स मतलब होता है वाहिका, रक्त की वाहिका। ठीक है। और डिलेशन मतलब होता है फैलना, फैलाव होना। तो रक्त वाहिनी में फैलाव होना। दूसरा स्टेप होता है रक्त वाहिनी में फैलाव होना, वैसोडिलेशन। ठीक है। अब वैसोडाइलेशन में होता यह है कि जो रक्त धमनियाँ होती है, ब्लड वेसल्स होती है, फैल जाती हैं ताकि अधिक रक्त उस क्षेत्र में पहुंच सके। यानी जहां पे चोट लगा है उस क्षेत्र में ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो, इसके लिए जो डाइलेशन होता है ब्लड वेसल्स का, वो फैल जाता है। इसी से ही रेडनेस और गर्मी होती है। यानी चोट लगने पर गर्मी और हीटनेस और रेडनेस क्यों महसूस होता है? क्योंकि वहाँ पे उस समय ब्लड प्रवाह तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चोट लगने के बाद ब्लड वेसल्स फैल जाता है, ब्लड वहाँ पे ज़्यादा सर्कुलेट करने के लिए जिस जगह इफ़ेक्टेड है। समझ गए? यही रीज़न है कि वहाँ पे चोट लगने के बाद या इन्फेक्शन होने के बाद, ठीक है, या केमिकल एक्सपोजर होने के बाद रेडनेस या हीट महसूस होता है। तो दूसरा में क्या होता है? वैसोडिलेशन। समझ गए? तीसरा क्या होता है? बढ़ी हुई वाहकीय, यहाँ पे देखिए, इंक्रीज वैस्कुलर परमिएबिलिटी। इंक्रीज वैस्कुलर परमिएबिलिटी, बढ़ी हुई वाहकीय पारगम्यता। ठीक है ना। अब इसमें क्या कहता है देख लीजिए। रक्त वाहिकियों की दीवारें अधिक परागमय हो जाती है, जिससे प्लाज्मा और सफ़ेद रक्त कोशिकाएं प्रभावित क्षेत्र में प्रवेश करती है। इससे सूजन और दर्द होता है। अब होता यह है कि जैसे ही आपके उस क्षेत्र पर सूजन होगा, दर्द होगा, चोट लगेगा या किसी भी चीज़ से इफेक्टेड एरिया में जो ब्लड वेसल्स होते हैं अधिक
परमिएबिलिटी हो जाते हैं, यानी अधिक पारगम्य हो जाते हैं, जिससे जो प्लाज्मा होता है ब्लड का और जो WBC है यह प्रभावित क्षेत्र में प्रवेश करने लगता है, जिससे वहाँ पे सूजन और दर्द होता है। ठीक है, तो सूजन और दर्द इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, WBC और प्लाज्मा अधिक जो है प्रवेश कर जाता है। किसके कारण? इंक्रीज वास्कुलर परमिएबिलिटी के कारण, यानी जो वाहिकीय पारगम्यता है, जो ब्लड वेसल्स की जो परमिएबिलिटी है बढ़ जाती है, जिससे वहाँ पे प्लाज्मा और सफ़ेद कोशिकाएं ज़्यादा पहुँचने से सूजन और दर्द शुरू हो जाता है। ठीक है ना, यही रीज़न है कि लोग कहता है कि सूजन वाला जगह पर लिक्विड इकट्ठा हो गया है, चाहे वो ब्लड हो या तरल इकट्ठा हो जाता है, जिससे सूजन बढ़ जाता है। तो वही होता है, वहाँ पे इंक्रीज वास्कुलर परमिएबिलिटी के कारण ये चीज़ें आपके दर्द और सूजन वहाँ पे बढ़ जाते हैं। ये तीसरा स्टेप है। चौथा स्टेप होता है यहाँ पे श्वेत रक्त कोशिकाओं का आगमन, माइग्रेशन ऑफ WBC। न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज और अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाएं संक्रमण को खत्म करने पहुँचती है। अब इफेक्टेड एरिया में चूँकि WBC पहुंचता है तो सूजन वहाँ पे बढ़ता है, लेकिन उसके साथ में ही चूँकि WBC में ही आपके न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज होता है, तो धीरे धीरे उस सूजन के साथ यह प्रतिरक्षा कोशिका जो वहाँ पे होती है वह अपना संक्रमण को ख़त्म करने के लिए भी काम करना शुरू कर देता है। ये कोशिकाएं रोगाणुओं को निगलती है, यानी फैगोसाइटेसिस करती है, यानी जो वहाँ पे चोट या संक्रमण के कारण मृत कोशिका है उसको यह भक्षण करने लगता है। कौन? यह न्यूट्रोफिल्स या मैक्रोफिज या फिर अन्य जो भी प्रतिरक्षा वाला कोशिका है, और वह WBC का ही होता है, क्योंकि WBC हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में इम्यूनिटी में भूमिका निभाता है संक्रमण से लड़ने में। तो यही WBC का कोशिका रोगाणुओं को निगलने लगता है, फैगोसाइटोसिस करने लगता है। बात समझ गए? चलिए, और यहाँ पे अब लास्ट स्टेप आता है। देख लीजिए, जब अब विनाश करने लगता है, भक्षण करने लगता है खराब कोशिकाओं को, मृत कोशिकाओं को, तो लास्ट में डिस्ट्रक्शन एंड रिपेयर का काम होता है। रोगाणु विनाशन और ऊतक मरम्मत की काम होती है। संक्रमण हानिकारक तत्वों को खत्म करने के बाद क्षतिग्रस्त ऊतक की मरम्मत शुरू हो जाती है, नई कोशिकाओं का निर्माण और घाव का भरना शुरू हो जाता है। तो ये पांचवा प्रोसेस यहीं पे आपका आकर ख़त्म हो जाता है, और फिर जो है ठीक हो जाता है मरीज का, वो चीज़ें रिपेयर हो जाता है वहाँ पे। तो यही आपका 5 स्टेप होता है। एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, पहला मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा मैंने? पहला कि भाई पहला में होगा इनिशिएटिव, जहाँ पे चीज़ें प्रभावित होना शुरू होता है और टिश्यू विनाश होना, डैमेज होना शुरू होता है। ठीक है, पहला स्टेप आपने देखा। दूसरा स्टेप में वैसोडिलेशन होता है, जहाँ पे रक्त कोशिकाएं फैलती हैं, वहाँ पे रक्त पहुँचता है, पहुँचने से वहाँ पे रेडनेस और दर्द शुरू होता है। ठीक है, दूसरा स्टेप में वैसोडिलेशन। अब वैसोडिलेशन होने के बाद मैंने आपको पढ़ाया कि इंक्रीज करता है वेसल्स परमिएबिलिटी, यानी जो रक्त वाहिनी है उसके परमिएबिलिटी बढ़ जाता है। बढ़ने से क्या होता है, वहाँ पे प्लाज्मा, वहाँ पे WBC अधिक मात्रा में पहुँचते हैं, जिससे सूजन बढ़ जाते हैं। ठीक है, चौथा वहाँ पे होता है आपका, अब चूँकि सूजन बढ़ चुका है, दर्द बढ़ चुका है, तो लाल भी हो चुका है, तो अब शुरू होता है संक्रमण होगा तो संक्रमण, या चोट होगा तो चोट, किन्हीं भी कारण से ऊतक ही डैमेज हुआ होगा वहाँ पे, तो वहाँ का अब चौथा स्टेप में WBC से रिलीज होता है कौन सा? फैगोसाइटेसिस करने वाला सेल, जो सेल उस जगह पर इफेक्टेड एरिया पर पहुंचकर डैमेज सेल को नष्ट करता है, भक्षण करता है या संक्रमण को नष्ट करता है, और चीज़ें अब जो है रिकवरी पोजीशन में चले जाता है। जब भक्षण कर लेता है तो धीरे धीरे संक्रमण ख़त्म होता है। और पांचवा स्टेप डिस्ट्रक्शन एंड रिपेयर का होता है, जहाँ पे नए कोशिकाओं का निर्माण होता है और घाव भरने लगता है और मरम्मत की क्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, और व्यक्ति चीज़ें ठीक हो जाता है। यही 5 स्टेप होता है। ओके, धन्यवाद।